नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जा रहे हैं जो सिर्फ खबरों की बात नहीं है, बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था, राजनीति, हमारी सोच, सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, जलवायु परिवर्तन। हाँ। हम खास तौर पर नाओमी क्लाइन की किताब दिस चेंजेस एवरीथिंग के कुछ अहम हिस्सों पर बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी किताब है ये। हाँ, और ये किताब सिर्फ पिघलते ग्लेशियर की कहानी नहीं बताती। नहीं। ये दिखाती है कि कैसे जलवायु परिवर्तन, हमारी आर्थिक सोच और हमारी विचारधाराएं, ये सब आपस में कैसे बुरी तरह उलझे हुए हैं। बिल्कुल, एक जटिल जाल है ये पूरा। तो आज हमारा मकसद है इस किताब के जरिए ये समझना कि जलवायु संकट हमें किन, आप कह सकते हैं, कड़वी सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। हाँ। खास कर ये कि क्या हम वाकई अपने समाज को बदलने की वो हिम्मत रखते हैं। बड़ा सवाल है ये। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। चलिए। शुरुआत एक ऐसी घटना से करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन है बिल्कुल सच। 2012 की गर्मियों में वॉशिंगटन डीसी में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी कि एक हवाई जहाज रनवे पर खड़े खड़े डामर में धंस गया। क्या बात कर रहे हैं, धंस गया? हाँ, ये अपने आप में एक तरह का इशारा है कि कैसे हम संकट को देखते हुए भी रोजमर्रा के काम वैसे ही करते जा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सही बात है, मतलब आंखें मूंद लेना एक तरह से। हाँ, और किताब बताती है कि लोग कई तरीकों से इस सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। कोई नजरअंदाज करता है, कोई मजाक उड़ाता है, कोई सोचता है कि भाई कोई नई तकनीक आ जाएगी, वो सब ठीक कर देगी, या फिर बस अपनी छोटी मोटी आदतें बदल कर संतुष्ट हो जाता है। हाँ, और ये जो मुंह मोड़ना है ना, ये सिर्फ अनदेखी नहीं है। इसका हमारी सोच, हमारी विचारधारा से बहुत गहरा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ। कैसे? किताब बताती है कि कुछ दक्षिणपंथी समूह हैं, जैसे हार्टलैंड इंस्टीट्यूट वाले लोग, वो जलवायु परिवर्तन को एक बहाना मानते हैं। बहाना? हाँ। किस चीज का? उन्हें लगता है कि यह पूंजीवाद को खत्म करने और किसी तरह का हरा समाजवाद लाने, या कहिए अमीरों से पैसा लेकर बांटने की एक साजिश है। एक ट्रोजन हॉर्स उनकी नजर में। ट्रोजन हॉर्स मतलब बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। बिल्कुल। और ये जोड़ा है जिसे मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक अनुभूति या कल्चरल कॉग्निशन कहते हैं। अच्छा। मतलब हम अनजाने में उन तथ्यों को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच, खासकर हमारी राजनीतिक समझ से मेल खाते हैं। हाँ, ये तो होता है। और इस इनकार को हवा देने के लिए भाई पैसा भी खूब लगता है। कई बड़े कॉर्पोरेट घरानों से जुड़े थिंक टैंक हैं, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन, केटो इंस्टीट्यूट, कोच इंडस्ट्रीज, एक्सॉन मोबिल। ये ऐसी गतिविधियों पर भारी रकम खर्च करते हैं जो जलवायु विज्ञान पर शक पैदा करें। आपने हार्टलैंड इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। किताब में उनके एक सम्मेलन का जिक्र है जहां माहौल देख के लगता था कि लोग विज्ञान समझने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी विचारधारा के पक्ष में जैसे हथियार जुटाने आए हो। हाँ, एक वैचारिक लड़ाई की तरह। वहीं पर एक वक्ता है लैरी बेल। वो तो साफ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण से लेना देना कम है, पूंजीवाद पर हमला करने और अमेरिकी जीवन शैली बदलने से ज्यादा। देखिए, वो इसे दुनिया भर में दौलत बांटने की एक छिपी हुई योजना की तरह देखते हैं। और यहीं क्लेन का वो नुक्ता सामने आता है जिसे वो असुविधाजनक सच कहती हैं। वो कहती है कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन को नकारने वाले विज्ञान के मामले में पूरी तरह ललत हों। हाँ। लेकिन शायद वो एक बात सही समझ रहे हैं कि इस संकट से निपटने के लिए जो बदलाव चाहिए वो बहुत बड़े होंगे, बुनियादी किस्म के। अच्छा। शायद वो इन बदलावों के पैमाने को उन बीच का रास्ता अपनाने वालों से बेहतर समझ रहे हैं, जो सोचते हैं कि छोटे मोटे सुधारों से काम चल जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो बदलाव असल में जरूरी हैं, जैसे प्रदूषण पर रोक, साफ सुथरी ऊर्जा को सरकारी मदद, बड़े पैमाने पर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, कड़े नियम। हाँ, ये सब उस खुले बाजार, कम सरकारी दखल वाली सोच से सीधे सीधे टकराते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उस विचारधारा की जड़ पर ही चोट करते हैं जो पिछले कई दशकों से हावी रही है। अच्छा, तो ये सिर्फ सोच की बात नहीं रही, ये हमारे बने बनाए आर्थिक सिस्टम से सीधे टकराता है। इसका कोई उदाहरण है किताब में? कई उदाहरण हैं। एक बड़ा उदाहरण है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियम। WTO? हाँ, किताब बताती है कैसे कई देशों ने जब अपनी अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई तो उन्हें WTO में चुनौती दी गई। अरे! जैसे कनाडा का ओंटारियो प्रांत है, उन्होंने ग्रीन एनर्जी एक्ट बनाया। मकसद है साफ सुथरी बिजली बनाना और स्थानीय लोगों को रोजगार देना। बढ़िया मकसद है।
हाँ, तो इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि कुछ उपकरण स्थानीय स्तर पर ही बने, लेकिन इस शर्त को WTO में चुनौती मिली और ओंटारियो को पीछे हटना पड़ा। क्या मतलब पर्यावरण बचाने और रोजगार पैदा करने वाली नीति भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ हो गई? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, ये दिखाता है कि मौजूदा व्यापार समझौतों में अक्सर पर्यावरण की चिंता हाशिए पर ही रहती है। नाफ्टा या TPP जैसे समझौते ये उत्पादन को उन देशों में ले जाने में मददगार साबित हुए जहां नियम कायदे ढीले हैं, मजदूरी कम है। अच्छा। इससे कागज पर तो शायद एक देश का उत्सर्जन कम दिखे, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ओ। किताब में आंकड़ा है कि 2000 के दशक में जब यह मुक्त व्यापार का दबदबा बढ़ा तो दुनिया भर में उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो गई थी। 2 गुनी? बाप रे। और क्या कंपनियां खुद कुछ नहीं कर रही? हमने तो BP का वो बियॉन्ड पेट्रोलियम वाला बड़ा विज्ञापन देखा था। शेवरॉन भी काफी प्रचार करती है। कहा है। अच्छा। BP ने नाम बदला, शेवरॉन ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, लेकिन असल में अक्षय ऊर्जा में उनका निवेश आप कह सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरे जैसा रहा। दूसरी तरफ इन्हीं जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल कंपनियों ने पिछले दशक में खरबों डॉलर का मुनाफा कमाया। खरबों डॉलर? हाँ, 2001 से 2010 के बीच सिर्फ 5 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने करीब $900 बिलियन का मुनाफा बनाया। $900 बिलियन? ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल, और इतना पैसा हो तो फिर बदलाव कौन चाहेगा? सही बात है। यहीं पर कार्बन बबल यानी कार्बन का बुलबुला वाली बात समझना जरूरी हो जाता है। कार्बन बबल? ये क्या है? ये उन विशाल तेल, गैस और कोयले के भंडारों को दिखाता है जिनका दावा कंपनियां पहले ही कर चुकी हैं कि ये उनके पास हैं और वो इन्हें निकालेंगे। इनकी कीमत अंदाजा लगाइए, लगभग $27 ट्रिलियन आकी गई है। 27 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, लेकिन बहुत बड़ा है। अगर हमें दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकना है, जो कि वैज्ञानिकों का लक्ष्य है, हाँ, तो इन घोषित भंडारों का लगभग 80% हिस्सा जमीन में ही छोड़ना होगा। उसे जलाया नहीं जा सकता। 80%? हाँ, अब सोचिए, अगर कोई कंपनी मान ले कि उसकी $27 ट्रिलियन की संपत्ति का 80% असल में बेकार है, किसी काम का नहीं, तो उस कंपनी का क्या होगा? अरे बाप रे, वो तो दिवालिया हो जाएगी शायद। बिल्कुल, इसीलिए ये कंपनियां जलवायु परिवर्तन रोकने की किसी भी गंभीर कोशिश का पुरजोर विरोध करती हैं, भारी लॉबिंग करती हैं। किताब बताती है 2013 में अमेरिका में ये कंपनियां रोजाना $4 लाख सिर्फ लॉबिंग पे खर्च कर रही थी। रोजाना $4 लाख? हाँ, और किसी भी खतरे को मानने से इनकार करती हैं, जैसा एक्सॉन मोबिल ने किया। ये बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। बाप रे, मतलब ये कंपनियां जानती हैं कि उनकी संपत्ति असल में उतनी मूल्यवान नहीं है अगर हम जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लें। ये तो एक तरह का आर्थिक टाइम बॉम्ब हुआ ना? बिल्कुल, टाइम बॉम्ब है। तो फिर बदलाव कितना बड़ा होना चाहिए? क्या सिर्फ सोलर पैनल लगाने या इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने से काम चल जाएगा? किताब का तर्क तो यही है कि शायद नहीं। जो उत्सर्जन कटौती हमें चाहिए, मतलब हर साल लगभग 8 से 10% की कमी, इतिहास में ऐसी कटौती सिर्फ बड़े आर्थिक संकटों या युद्ध जैसी भारी उथल-पुथल के समय ही देखी गई है। ओहो। इसका मतलब है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बदल देना काफी नहीं होगा। हमें शायद जानबूझकर योजना बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को सिकोड़ना पड़े, जिसे डी ग्रोथ कहते हैं, या पूरी तरह बदलना पड़े। अर्थव्यवस्था सिकोड़ना, डी ग्रोथ, ये तो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या इसका मतलब गरीबी और बेरोजगारी बढ़ना है? जरूरी नहीं। किताब इस पर भी बात करती है। हो सकता है हमें 1970 के दशक के उपभोग मतलब कंजम्पशन के लेवल पर लौटना पड़े। लेकिन साथ ही शायद काम के घंटे कम हो सकते हैं, लोगों को ज्यादा खाली समय मिल सकता है। मुद्दा यह है कि सिर्फ GDP बढ़ाने के जुनून से बाहर निकलना होगा। अच्छा। और यहाँ पर सार्वजनिक निवेश यानी सरकारी खर्च की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कैसे? सरकारी खर्च कैसे मदद करेगा इसमें? किताब जर्मनी का उदाहरण देती है। वहाँ सैकड़ों शहरों और कस्बों ने अपनी बिजली व्यवस्था निजी कंपनियों से वापस ले ली है। क्यों? ताकि वो तेजी से अक्षय ऊर्जा अपना सकें, अपनी शर्तों पर। अमेरिका में भी बोल्डर, ऑस्टिन, सैक्रामेंटो जैसे शहर हैं जहां बिजली सरकारी नियंत्रण में है। हाँ। वो निजी कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य रख रहे हैं और हासिल भी कर रहे हैं। अच्छा। जबकि निजी कंपनियां तो अक्सर ऐसे बदलावों के खिलाफ लॉबिंग करती हैं, जैसा हमने पहले बात की। हाँ, सही है। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड बनाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने, पुरानी इमारतों को एनर्जी एफिशिएंट बनाने, और हाँ, जो ये तूफान बाढ़ बढ़ रहे हैं उनसे निपटने की तैयारी और बीमा के लिए भी बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश की जरूरत होगी। ठीक है, जरूरत तो समझ आ रही है,
लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? सरकारें तो भाई पहली कर्ज में डूबी रहती हैं। किताब प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत की बात करती है। प्रदूषक भुगतान करें मतलब जिसने प्रदूषण फैलाया है वही सफाई का खर्च उठाए। हाँ, ये तो ठीक लगता है। इसके लिए कार्बन टैक्स एक तरीका हो सकता है, यानी प्रदूषण फैलाने पर टैक्स लगे, लेकिन ये ऐसा टैक्स होना चाहिए जिससे आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग पर बोझ ना पड़े। हाँ, ये जरूरी है। शायद टैक्स से जमा पैसा वापस लोगों में बांटा जाए, या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए, या फिर वित्तीय लेनदेन पर, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर एक मामूली सा टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन क्या लोग त्याग करने को तैयार होंगे, खासकर अगर उन्हें लगे कि बोझ सब पर बराबर नहीं पड़ रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। किताब में निष्पक्षता यानी फेयरनेस पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में राशनिंग लागू हुई थी। हाँ। तब नारा था फेयर शेयर्स फॉर ऑल, यानी सबके लिए बराबर हिस्सा। त्याग की जरूरत थी, लेकिन वो साझा और न्यायसंगत महसूस होना चाहिए था। हाँ, ये जरूरी है कि सबको लगे कि ये फेयर है। बिल्कुल। इसी संदर्भ में किताब जिमी कार्टर के मशहूर उदासी यानी मलेज भाषण की आलोचना करती है। कार्टर ने अमेरिकियों से ऊर्जा बचाने और त्याग करने को तो कहा। हाँ, मुझे याद है कुछ कुछ। लेकिन ये नहीं बताया कि ये बोझ कौन उठाएगा और क्या ये न्यायसंगत होगा। हाँ। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। संदेश साफ है, बदलाव तभी संभव है जब वो न्यायपूर्ण लगे। ये बात तो 100% सही है। त्याग की बात तब तक बेमानी है जब तक ये ना लगे कि सब मिलकर कर रहे हैं और बोझ अमीरों और बड़ी कंपनियों पर ज्यादा है। अच्छा, आपने पहले विरोध की बात की थी, किताब में इसका भी जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। किताब एक नया शब्द गढ़ती है, ब्लॉकेडिया। ब्लॉकेडिया, ये क्या है? ये कोई एक जगह नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले उन अनगिनत संघर्षों का नाम है जहां आम लोग, स्थानीय समुदाय, बड़ी बड़ी कंपनियों की जमीन से संसाधन निकालने वाली परियोजनाओं का, मतलब खनन, तेल गैस ड्रिलिंग, पाइपलाइन वगैरह का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ब्लॉकेडिया मतलब जहां ब्लॉकेड यानी रुकावट डाली जा रही है। बिल्कुल। इसके उदाहरण आपको हर महाद्वीप पर मिल जाएंगे। ग्रीस में सोने की खदान का विरोध, रोमानिया में जहरीली फ्रैकिंग तकनीक का विरोध, अमेरिका में कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन का वो मशहूर विरोध जिसमें किसान और मूल निवासी एक साथ आए थे। हाँ, सुना था उसके बारे में। काउबॉय और इंडियन गठबंधन कहते थे ना? वही। और कनाडा में नॉर्दर्न गेटवे पाइपलाइन के खिलाफ मूल निवासी समुदायों का प्रतिरोध। ये लिस्ट बहुत लंबी है असल में। और इन विरोध प्रदर्शनों में खास बात क्या है? ये क्यों इतने अहम है? खास बात यह है कि इनमें अक्सर सबसे आगे वो समुदाय होते हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, और खासकर मूल निवासी समुदाय। अच्छा, मूल निवासी समुदाय। हाँ, उनके पास अपनी जमीन पर हजारों साल से रहने के अधिकार हैं, उनकी संस्कृति प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है, और कई मामलों में उनके पास कानूनी अधिकार और संधियां भी हैं जो इन बड़ी परियोजनाओं को रोकने में बहुत ताकतवर हथियार साबित हो रही हैं। कानूनी हथियार जैसे कनाडा में सेव द फ्रेजर डिक्लेरेशन है, या बीवर लेक क्रीनेशन का मुकदमा। इक्वाडोर में यासुनी नेशनल पार्क को बचाने की कोशिश भी इसी का हिस्सा थी। मशहूर संगीतकार नील यंग ने भी कनाडा के टार सैंड्स के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, ये मानवाधिकार का, जमीन के अधिकार का और जीने के अधिकार का भी मुद्दा बन जाता है। तो ये ब्लॉकेडिया एक तरह से उस पूरी सोच को चुनौती दे रहा है जो धरती को सिर्फ खोदने और निचोड़ने की चीज समझती है। एकदम सही कहा आपने। किताब इसी सोच को निष्कर्षणवादी, एक्सट्रैक्टिविस्ट मानसिकता कहती है। निष्कर्षणवादी मानसिकता। हाँ, ये वो नजरिया है जो धरती को, इंसानों को, हर चीज को सिर्फ एक संसाधन, एक रिसोर्स के तौर पर देखता है, जिसे कम से कम कीमत पर निकालकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके और फिर इस्तेमाल करके फेंक दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असर क्या होगा। इसका कोई मार्मिक सा उदाहरण है किताब में जो इस सोच को दिखाता हो? नारू द्वीप का उदाहरण है जो सच में दिल दहला देने वाला है। नारू कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। ये कभी फॉस्फेट के भंडारों से बहुत अमीर था। दशकों तक यहाँ इतना ज्यादा खनन हुआ कि द्वीप अंदर से लगभग खोखला हो गया। रहने लायक जमीन बहुत कम बची। खोखला हो गया। हाँ, और अब विडंबना देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और उस खोखले हो चुके द्वीप के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। हे भगवान! पहले निष्कर्षण ने उसे अंदर से खा लिया, अब जलवायु परिवर्तन उसे बाहर से निगलने को तैयार है। ये तो बहुत ही दुखद है। और क्लीन कहती हैं कि ये सिर्फ नाउरू की कहानी नहीं है, ये बड़े पैमाने पर हमारी औद्योगिक सभ्यता की कहानी है। हमारी सभ्यता की? हाँ, जीवाश्म ईंधनों ने,
कोयला, तेल, गैस ने हमें ये भ्रम दिया कि हम प्रकृति की सीमाओं से आजाद हैं। हम जितना चाहें धरती से निकाल सकते हैं, जितना चाहें धुआं उगल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निष्कर्षणवादी सोच हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति में रच बस गई है। क्या ये सोच सिर्फ बड़ी कंपनियों या दक्षिणपंथी सरकारों तक ही सीमित है? नहीं, और यही एक और कड़वी सच्चाई है जो किताब सामने लाती है। अच्छा। किताब कहती है कि ये सोच वामपंथ के कुछ हिस्सों में भी मौजूद है, खासकर लैटिन अमेरिका की कुछ हालिया वामपंथी या मध्य वामपंथी सरकारें थीं, जिन्हें पिंक टाइड सरकारें कहा गया। हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्होंने गरीबी कम करने के लिए काफी अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके लिए वो काफी हद तक खनिजों और तेल गैस के निष्कर्षण पर ही निर्भर रहीं। वो भी पारंपरिक जीडीपी ग्रोथ के मॉडल में ही एक तरह से फंसी रहीं। ओह। इसलिए जलवायु परिवर्तन सिर्फ पूंजीवाद को नहीं बल्कि विकास के हर उस मॉडल को चुनौती देता है जो अंतहीन निष्कर्षण पर आधारित है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो। तो अगर निष्कर्षण समाधान नहीं है तो फिर क्या है? क्या कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? हाँ, उम्मीद की बात भी किताब करती है, बिल्कुल। निष्कर्षण के बजाय पुनर्जनन यानी रीजनरेशन पर जोर देने की बात है। पुनर्जनन मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बनाना जो धरती को निचोड़ने के बजाय उसे फिर से हरा भरा करने में, उसे स्वस्थ करने में मदद करें। इसकी कुछ उदाहरण हैं क्या? कैसे होता है ये? जैसे अमेरिका में द लैंड इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है। वो लोग ऐसे 12 अनाज, पेरेनियल ग्रेन्स विकसित कर रहे हैं जिन्हें हर साल बोने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। बिना हर साल बोए। हाँ। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है, पानी बचता है और कार्बन जमीन में जमा होता है। ये खेती का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये तो कमाल है। या फिर सैल्मन मछली की कहानी देखिए। कई नदियां जहां सैल्मन लगभग खत्म हो गई थी, जब वहां के हालात सुधारे गए, प्रदूषण कम किया गया, तो सैल्मन अविश्वसनीय रूप से वापस लौट आई। प्रकृति में खुद को ठीक करने की एक अद्भुत क्षमता है, अगर हम उसे मौका दें तो। हाँ, ये तो सच है। प्रकृति बहुत लचीली है। क्या इंसानी समुदायों के स्तर पर भी ऐसे उदाहरण हैं? बिल्कुल हैं। किताब हेनरी रेडक्लाउड और लकोटा सोलर एंटरप्राइजेस की कहानी बताती है। हेनरी रेडक्लाउड? हाँ, ये अमेरिका के पाइन रिज रिजर्वेशन में है, जो देश के सबसे गरीब इलाकों में से एक माना जाता है। वहां वो स्थानीय लकोटा युवाओं को सोलर पैनल लगाने और मेंटेन करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्हें सोलर वॉरियर्स बना रहे हैं। सोलर वॉरियर्स, वाह, ये तो बहुत बढ़िया नाम है ना? ये उन कोयला या तेल कंपनियों का एक ठोस विकल्प है जो शायद वहां रोजगार लाती, लेकिन साथ में प्रदूषण और जमीन का विनाश भी लाती। ये अपनी ऊर्जा, अपना भविष्य अपने हाथ में लेने जैसा है। ये बहुत प्रेरणादायक है। और ये एक बड़े विचार से जुड़ता है, विनिवेश के साथ साथ पुनर्निवेश का विचार। विनिवेश और पुनर्निवेश। हाँ, मतलब सिर्फ जीवाश्म ईंधन कंपनियों से अपना पैसा निकालना काफी नहीं है। उस पैसे को ऐसी जगहों पर लगाना भी जरूरी है जो समुदाय आधारित हो, टिकाऊ हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अच्छा। खासकर उन समुदायों में जो दशकों से निष्कर्षण पर निर्भर रहे हैं और जिनके पास शायद दूसरे विकल्प नहीं हैं। उन्हें सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें एक बेहतर रास्ता भी दिखाना होगा और उसमें उनकी मदद भी करनी होगी। तो कुल मिलाकर संदेश ये निकल रहा है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम बदलने की बात नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी सोच में कितनी गहरी खामियां हैं। बिल्कुल। ये हमें अपनी धरती निचोड़ों वाली लत का सामना करने और समाज को बुनियादी तौर पर बदलने की संभावनाओं पर सोचने को मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। किताब का निचोड़ यही है कि तकनीकी जुगाड़ काफी नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। हमें व्यवस्था बदलनी होगी, ताकतवर कंपनियों और उनकी लॉबिंग को चुनौती देनी होगी। हाँ। प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से समझना होगा और ऐसे विकल्पों में पैसा और मेहनत लगानी होगी जो धरती को और हमें दोनों को स्वस्थ रखें। और हाँ, सबके लिए न्यायपूर्ण हो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, न्यायपूर्ण होना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। किताब ये इशारा करती है कि शायद हमारी सबसे बड़ी रुकावट न तो टेक्नोलॉजी है, न ही नीतियां। सबसे बड़ी रुकावट शायद हमारी एक गहरी सोच है कि हम इंसान प्रकृति से अलग हैं, उसके मालिक हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम सच में ये मानने लगें कि हम इसी धरती का हिस्सा हैं, इसी की जटिल व्यवस्थाओं पर टिके हैं, अलग नहीं है? क्या इस आपसी निर्भरता को, इस जुड़ाव को दिल से अपनाना ही वो चाबी हो सकती है जो उन बड़े सामूहिक कदमों को उठाना मुमकिन बना दे जिनकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है? सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।